ठीक है जी। अच्छा, आप वो डाइट प्लान जी, हाँ, उसमें ये कि ग्लूटेन वाले जो केसेस हैं वो काफ़ी कॉमनली अब आने लगे हैं, क्योंकि अब तो लोगों में माशाल्लाह खुद बहुत अवेयरनेस आ गई है, मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी सारी चीज़ें। तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे होते हैं वो यही कहते हैं कि जी हमें डॉक्टर ने भेजा या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ने, और आप हमें एक ऐसा डाइट प्लान बना दें और हमें सीलिएक डिजीज़ है या ग्लूटेन एंटेरोपैथी है, ठीक है। अब उसमें वीट और वीट से बनी हुई अशिया हम मना जब करते हैं तो पेशेंट को ये होता है कि हमें डाइट प्लान ऐसा तो दें, अगर मेरी रोटी बंद हो रही है तो फिर मेरा पेट कैसे भरेगा और मैं पूरा दिन क्या इस्तेमाल करूँ। उसमें यह है कि घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, अगर आपने गंदम लिया, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो अगर ये गंदम वाली अशिया का आप इस्तेमाल करते रहते हैं और इंटरनली भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड लॉस हो रहा है, आप मैल नरिश्ड हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऐसी खुराक जिससे कि आप सेहतमंद रहें, तो उसमें ब्रेकफास्ट में आप एग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको ग्लूटेन फ्री सीरियल भी मिल जाता है। एक ग्लास दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आपको दूध से कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर दूध से ना हो, ज्यादातर इसमें ये होता है कि सिर्फ ग्लूटेन है, वरना लैक्टोज है तो लैक्टोज फ्री मिल्क आप ले सकते हैं, ठीक है। फिर मिड मॉर्निंग में आप अच्छे बोल ऑफ फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, जैसे सर ने बताया विटामिन सी आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, वो आपके डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए। अच्छा, लंच है तो उसमें आप चावलों का इस्तेमाल करें, जैसे चाइनीज़ हम बनाते हैं उसमें कोई ऐड ना करें कोई भी सॉल्ट वगैरह, मगर वेजिटेबल्स को स्टीम करके चावलों के साथ ले लें, ठीक है। और साथ में आपने एक बोल ऑफ सैलेड भी बना लिया, बहुत अच्छा है। अच्छा, प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, तो अपने साथ कुछ आपने चिकन के पीसेस रख लिए 100 ग्राम्स के, और कभी आप फिश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन चीज़ों में कोई भी इशू नहीं है, गंदम इज़ गंदम। फिर शाम का जो टाइम है आपने पानी का इस्तेमाल, ऑफ कोर्स हाइड्रेशन लेवल्स अपनी अच्छी रखनी है, तो आपने चाय या ग्रीन टी का इस्तेमाल किया, इस टाइम पे आपने कोई फ्रूट ले लिया, जैसे कि आप लस्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं, नारियल पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, गो फॉर दीज थिंग्स। बेकरी के जो आइटम्स होते हैं उनके अंदर वीट जो होता है वो और उनके अंदर आपको नहीं पता, और आपको नहीं पता, तो रेस्टोरेंट्स में जाना, होटल्स में जाना, कॉर्नफ्लावर हर चीज में डला हुआ होता है। तो घर में अगर आप अपने लिए खाना बनाते हैं उसमें कॉर्नफ्लावर ना डालें, हलीम बना रहे हैं, कोई भी चीजें। रात के डिनर में आप गोश्त का ले लें, टिक्का ले लें, फिश ले लें, और साथ में दूध और दही जैसे प्रोबायोटिक्स, लॉट ऑफ फूड। और ये नहीं है कि गंदम लाइफ से निकल गया तो कुछ हो गया, और उसके बाद जब मैं 1 मंथ के बाद बुलाती हूँ फॉलोअप के लिए तो अमेजिंग डिफरेंस होता है। पहले तो आपने ये सोचना है कि ये चीज है आप कर सकते और इसका कोई और क्योर नहीं है। सो डाइट से ही कंट्रोल होगा। अक्सर लोगों से मैं जब भी कोई होता है कि ये डाइट कैसे कर रहे हैं तो आपसे बोलते हैं जी आप रोटी चावल छोड़ दें, लो रोटी चावल छोड़ दे, बच्चा क्या है? फिर बच्चा क्या है? अरे बहुत सारी आपके पास ऑप्शंस मौजूद है। कॉल मेरे पास जल्दी से, फिर मैं अफीफा के पास जाऊंगी। मोहम्मद अहमद, अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अहमद साहब फोन टीवी बंद कर दीजिए। चले जी, कॉल में ड्रॉप कर रही हूँ। हम अफीफ़ा की तरफ रुख कर लेते हैं। अफीफ़ा, मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि मुझे बताएं कि क्या माओं से भी बच्चों के अंदर क्या कोई एलर्जीज ट्रांसफ़र होती हैं? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखेंगे जब भी आपका बच्चा माँ के पेट में है, किसी ना किसी तरीके से वो माँ से कनेक्टेड है। प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, वो जो आपको तार नज़र आती है जिससे बच्चा माँ से कनेक्टेड है, दिस इज़ बिकॉज कि एक्सचेंज हो रहा है चीज़ों का, माँ से बच्चे में, बच्चे से माँ के अंदर। एंड दिस इज़ वेयर कि जो एंटीबॉडीज़ जिसकी हम अभी बात कर रहे थे वो माँ से बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। एंड 80% केसेस के अंदर ऐसा होता है कि अगर माँ किसी चीज़ से एलर्जिक है तो बच्चा भी उससे एलर्जिक होगा। आई नो अ वुमेन जो एस्थमेटिक है, नॉन एस्थमेटिक है, हर जब भी बाहर का सीज़न आता है उनको सांस का इशू क्रिएट हो जाता है। उनका बच्चा है जो एस्थमेटिक नहीं है, लेकिन उसको भी यही इशू होता है कि जब भी बाहर का सीज़न आता है उसको छींकें आना शुरू हो जाती हैं और ये सारे एलर्जी के साइन एंड सिम्टम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ज़रूरी है कि अगर माँ को किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसको आइडेंटिफाई करे, जितना पॉसिबल हो माँ के लिए वो बचा के रखे अपने बच्चों को उस चीज़ से, उसका एक्सपोजर ही ना होने दें। दिस कुड बी प्रिवेंटेबल फॉर द चाइल्ड टू डेवलप एलर्जीज़। मुझे बताएं, अगर कोई फूड एलर्जी आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या वो बच्चे के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडीज़ माँ से बच्चे में जा सकती हैं, तो हो सकता है कि जब बच्चा आपकी एज में पहुँचे, या हो सकता है जब बच्चा छोटा ही हो वो उन एलर्जी को डेवलप कर ले। ये नहीं कि जब बच्चा आगे, मैं इसकी बात नहीं कर रही। व्हेन यू आर प्रेग्नेंट और ऐसी कोई भी फूड एलर्जी क्या आपके बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकती है, जो वो बच्चा जो आपकी वूम में है?
इस तरह की एलर्जीज़ जो फेटल होती हैं आम तौर पे वो बचपन में ही डायग्नोज हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के अंदर इस किस्म की कोई एलर्जीज़ अभी तक रिसर्च में नहीं आई कि वो ऐसी हों कि बच्चे को अफेक्ट कर सके। हाँ, देयर आर लॉट ऑफ इन्फेक्शंस जो आप डेवलप कर सकते हो, बट देयर आर नो नोन एलर्जीज़ जिसकी आप बात कर रही हो जो बच्चे के लिए फेटल हो सकती हैं। सही सही। डॉक्टर साहब आप कहते हैं ओपीडी जी आप ऐड करें। एक बहुत बड़ा रोल मैडम बता रही हैं, इसमें जेनेटिक्स का रोल है। ये जीन्स से बहुत ज़्यादा जो है वो एलर्जीज जो है वो कांटेक्ट हो सकती है। माँ और माँ के साथ बाप, इसमें कोई एलर्जीज हैं तो कोई एलर्जीज डेफिनेटली ट्रांसफ़र हो सकती है। एक दूसरा ओपीडीज़ की आपने बात कही, तो ओपीडीज़ के अंदर यही चीज़ जो है आती है हमारे पास, पेट में दर्द। अब हम जैसे एज अ सर्जन पेट के अंदर आया आपके पास कि मेरे पास पेट के दर्द से आया और मैं समझाऊँ कि कोई अपेंडिक्स है, और अगर अपेंडिक्स का दर्द है और मैं उसको ट्रीट कर रहा हूँ एज अपेंडिसाइटिस, और पता चला कि ये तो अपेंडिक्स नहीं है, और कुछ टेस्ट कराने के बाद मैं इस बात को कंटिन्यू करूंगी, मेरा अपना भी एक किस्सा मैं शेयर करूंगी, लेकिन आप कंटिन्यू करेंगे ब्रेक आगे, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा जी, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लोग मना करते हैं कि जी आप हर चीज़ की, हर जो फल आप खाते हैं उसकी अपनी एक तासीर होती है। जैसे मुझे याद है बचपन में जैसे भुट्टा अगर बहुत शौक से खाते थे, सिरसों पंजाबी में हम सिट्टा भी कहते हैं, उसके बाद मना करते थे जैसे कौन है तो आपने उसके बाद पानी नहीं पीना, मना करते हैं। अच्छा, फिर बहुत सी चीज़ें जिसमें हमारे पास आज जी की तरबूज, कोई भी वाटरी फ्रूट आप दे रहे तो उसके बाद आप पानी मत लें। जैसे खरबूजे के बारे में भी कहा जाता था कि जी खरबूजा खाना तो आपने उसके बाद पानी नहीं पीना। अब मुझे बचपन में बहुत क्यूरोसिटी होती थी, क्यूरोसिटी आप देखिए क्यूरोसिटी है तो सवाल पूछने की आदत बन गई ना मुझे, तो मना था कि जी आपने खरबूजे के बाद पानी नहीं पीना। अब मैं साइड से रात बैठ के पढ़ना, साइड से रात बैठ के पढ़ती थी, खाती रहती थी। फ्रिज खोला, फ्रिज में पड़ा हुआ था मज़ेदार सा खरबूजा कटा हुआ, ठंडा ठंडा, मैंने निकाला, मैंने खाया। अच्छा, खरबूजा मैंने खा लिया तो पढ़ते हुए मुझे एकदम से एहसास हुआ और हुआ दिमाग में कि क्यों ना मैं पानी पी के आज चेक करूं, कल वैसे भी छुट्टी है, इनकेस कुछ होगा तो देखते हैं क्या होता है, पानी पिया जाए। मैंने जनाब जाके पानी पिया। वो क्यूरोसिटी, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं अपने बच्चे को कभी दोष नहीं दूंगी, मैं खुद वो थी। मैंने पानी पी लिया और कुछ देर के बाद मेरी तबीयत इस कदर ख़राब, मैंने फिर अपने अम्मा का दरवाज़ा नॉक किया, मैंने कहा मुझे कुछ हो रहा है, मेरे पेट में बहुत दर्द है। और मैं आपको बता नहीं सकती, मेरे पेट में इतनी तकलीफ़ थी जैसे मुझे लग रहा था कि मैं नहीं जी पाऊँगी, इस कदर में तकलीफ़ में थी। मेरे अम्मी वो मुझे रात के सुबह के 4 बजे लेके इमरजेंसी में भागे तो हॉस्पिटल वालों ने कहा इनको तो अपेंडिक्स की पेन हो रही है, हम इसका फ़ौरन ऑपरेशन कर देते हैं। मेरे अब्बू को था लड़की ज़ात है, इसका क्या मैं ऑपरेशन कराऊँ, प्लीज़ आपने डॉक्टर साहब हमें एक और मौका दें, हम एक सेकेंड ओपिनियन ले लेते हैं। लो जी, वो मुझे लेके गए दूसरे हॉस्पिटल में। वो दूसरे हॉस्पिटल, बल्कि जो वो बड़ा हॉस्पिटल था जहाँ मुझे अब्बू लेके गए थे पहले, उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना है, और लाहौर के मॉडल टाउन में बड़ा हॉस्पिटल है। उसके बाद फिर अब्बू मुझे एक और छोटे क्लिनिक्स में लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा नहीं, इनको ना कुछ पूछा आपने खाया क्या था, मैंने उनको बताया मैंने ये चीज़ें खाई हैं। उन्होंने कहा इनको गैस वार हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, तो ड्रिप लगाई मुझे एंड आई वॉज फाइन आफ्टर फ्यू आवर्स, कपल ऑफ आवर्स, लेकिन ठीक हो गई थी, मैं ऑपरेशन से बच गई। और डॉक्टर साहब भी ना कुछ ऐसी ही चीज़ बताने जा रहे हैं कि डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि हॉस्पिटल में कोई आया और उसके पेट में दर्द था, उनको अपेंडिक्स लग रहा था। वी एज अ सर्जन हम लोग ये देखते हैं कि भाई कि बहुत सी मरतबा पेश, हम आज का मौजू है हमारा फूड एलर्जी, तो कुछ लोग खा पी के आ गए इस तरह, आपने जिस तरह खरबूजे का जिक्र किया, अब इसी तरह तरबूज के बारे में भी कहते हैं कि भाई ज़्यादा खा लिया, या तरबूज सुबह खाओ तो सोना है, दोपहर को खाओ तो चांदी है, और रात को खाओ तो पीतल है, इस तरह कहते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप जल्दी जल्दी खाया, या बहुत आपने जो है वो उजलत में कोई चीज़ खाई, रखी हुई चीज़ खाई, या फूड एलर्जी हुई आपको, तो पेट फूल गया, गैसेस फॉर्म हुई, और आपने समझे कि उसने एक पिक्चर दी जैसे अपेंडिक्स को हुआ, या पेट में दर्द हुआ, सीधे हाथ की तरफ गया, आप डॉक्टर के पास गए, सर्जन को कॉल की गई, या हमें जिस तरह बहुत सी मरतबा कॉल आती है, जूनियर आदमी था, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, उसने हाथ लगाया, पिक्चर बिल्कुल अपेंडिक्स की थी, उसने भी डायग्नोसिस सही की, लेकिन आपने उसको कहा कि नहीं इसको अपेंडिक्स की ज़रूरत है। तो कुछ हमें उसमें थोड़ा सा रुक के सोच के फिर अमल करना पड़ता है। ठीक है ना, तो जो सीनियर होता है थोड़ा उसको तजुर्बा होता है, जिस तरह आप दूसरे हॉस्पिटल में गई, हो सकता है वहाँ सीनियर आदमी हो, वहाँ उसने देखा, तो हो सकता है दिस वाज द केस ऑफ फूड एलर्जी, और आपको या फूड इंटरेक्शन हुआ किसी चीज़ से, गैस फॉर्म हुई, और हम वहाँ रुक गए और खामखा कि हमने उसको ऑपरेशन ना किया। और इसी तरह की फूड एलर्जी समटाइम्स दे मैनिफेस्ट विद क्या इस तरह आती है कि या तो वॉमिटिंग हो,
नोजिया हो या बहुत ज़्यादा डायरिया हो और फिर पता चले कि भाई या तो एब्डोमेन फूल गया और समटाइम्स रॉन्गली ऑपरेशन हो जाए, ठीक है। तो बड़ा एहतियात के साथ ये फूड एलर्जीज को देखना चाहिए और सोच समझ के फिर इसको फैसला लेना चाहिए। फिर कौन सी फूड एलर्जी जानलेवा हो सकती है जो आपको मार सकती है और हमें पता नहीं चलता? अब देखिए पूरी दुनिया के अंदर अगर हम देखें तो 6% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड फूड एलर्जीज हैं। तो और दूसरी बात ये कि फूड एलर्जी क्योंकि बच्चा माँ और बाप दोनों से 50% वहाँ से ऑटोसोम्स लेकर आता है, इनहेरिट करता है, तो इनहेरिट करता है। तो उसको अगर मदर फादर को है तो वो बच्चे को भी हो सकती है। डॉक्टर साहब ने अभी एक बात की जिस तरह अपेंडिक्स के ऊपर, तो अब आजकल तो बहुत एडवांस चीज़ें आ गई हैं क्योंकि अपेंडिसाइटिस जब आइटिस आता है तो इट मीन्स कि इन्फ्लेमेशन, सोजिश हो जाना। तो अगर आपने एक अच्छा सीटी स्कैन और उसको अच्छा एक डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट जिसने इसके ऊपर ओपिनियन दे दिया तो ये बात यहीं पे क्लियर हो जाती है कि आया उसको अपेंडिसाइटिस है या उसको गैस ट्रबल है। ओके। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। उसी के साथ जब आइटिस होगा तो लिकोसाइटिक काउंट बढ़ी हुई होगी, इन्फेक्शन क्योंकि उसके अंदर मौजूद है, उसके अंदर अपेंडिक्स के अंदर। तो आप इसको अगर थोड़ा सा रुक कर और प्रॉपर डॉक्टर के पास और प्रॉपर थोड़ी सी जो एडवांस इन्वेस्टिगेशन है उसकी तरफ चले जाएं तो आप बच सकते हैं खामा-खा की अपेंडिक्स, खामा-खा की जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन है उससे। आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊं कि सर्जन जब कुछ नहीं मिलता तो अपेंडिक्स ज़रूर निकाल देते हैं। तो कमिंग बैक टू द फूड एलर्जीज, मुझे वहाँ पे मेरे साथ कॉल भी मौजूद है। अस्मा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तमाम लोग? बिल्कुल ठीक, आप कैसी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक बहुत मजे की बात करना चाह रही हूँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है। बताइए प्लीज। थोड़ा सा मुझे सब लोगों से एक बात पूछनी ये है कि इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, फूड एलर्जी की बात हो रही है। आप ये बताइए कि हम लोग जितने भी हैं, यानी कि हमारी फैमिली से आउट ऑफ फैमिली लोग जो हैं, अगर एक दिन के चावल रखे हुए होते हैं या एक दिन का दूध रखा होता है या एक दिन की ब्रेड रखी हुई होती है, वॉट एवर कुछ भी चीज है, अगर हमने खाई है तो हम बिस्तर पे गए सीधा, ठीक है। वो 3 दिन अगर फ्रिज में रहे और हमने अपने मासियों को दे दिए तो मासी हमसे भी तगड़ी है और वो हमसे भी ज्यादा घर का काम कर रही है लग के। दूसरी बात ये कि अगर हम उन्हीं मासियों के साथ किसी बाजार जाते हैं और चलो कोई ठेले पे चीज है तो हमने बोला नहीं नहीं यार हम नहीं खाएंगे, तुम खा लो, और उन्होंने बोला नहीं तुम आप भी खा लें थोड़ा सा 2 चमचे, और हमने लिए तो हम बिस्तर के ऊपर हैं जबकि हम सारी हाइजेनिक चीजें खा रहे हैं। उन्होंने खाए तो हमारे 50-50 कपड़े धो रही हैं। तो ये बताइए कि हमारी मासियाँ हमें मोशन हो रहे हैं तो हम ब्रेक पर आ जाते हैं, इस हल्के फुल्के खाने खाते हैं। मैंने देखा हमें मासियों को कुछ मसले होते हैं तो वो तो सुबह भी आके हमारे यहाँ सुबह नाश्ते खा रही होती है, यहाँ के बाजी खुद ही सही हो जाएगा, बाजी खुद ही सही हो जाएगा। तो ये क्या सिलसिला है? यानी कि ये मैं अपनी बात नहीं कर रही फैमिली वाइज, ये तो मैं अपनी तमाम दोस्तों की भी बात कर रही हूँ। अच्छा दूसरी बात ये कि इनकी स्किन हमसे अच्छी, इनके बाल हमसे अच्छे, इनकी ये एक्टिवनेस इनकी इतनी अच्छी, हमें जरा सा कुछ हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, ये डॉक्टरों के जाती ही नहीं है। बाजी दही खा लिया था, दही खा के मैं यूं सो गई थी, ऐसा 2 मिनट में बाजी में तो सही। आप उनकी फिजिकल एक्टिविटी को बीट नहीं कर सकते। एक चीज, एक छोटी सी बात और बताती हूँ मैं आपको, बहुत मजे की, वो ये कि कहने वाली नहीं है लेकिन फिर भी मजे की बात है। चलो बता दे जल्दी से। अभी मेरे को आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन अभी मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हुई। मैंने अपनी एक मासी रख ली, मैंने कहा कि यार वो तुम मेरे पास रख जाओ, मुझे कोई भारी चीज नहीं उठानी है, ये नहीं करनी है। 24 आवर में लेटी रहती, मेरी मासी भारी भारी चीजें उठा रही है, बाल्टियां उठा रही है। 1 महीने बाद मेरी प्रेगनेंसी तो खत्म हो गई और वो सर पकड़ के बैठी हुई थी। मैंने कहा क्या हुआ बाजी, तो प्रेग्नेंट नहीं हुई, मैं हो गई खाली। मेरे को इतनी हंसी आ रही है कि अल्लाह देखो ये क्या सिलसिला, इनमें माशाल्लाह से इतनी कुव्वत होती है। अभी ये बताएं, इसका जवाब दें आप। बिल्कुल से। अच्छा कुछ चीजें तो हम अपना सोच भी अपने बस सवार पहले क्वेश्चन का मैं पहले जो आपका पहला हिस्सा था उसका जवाब तो ये है कि जब वो बचपन से ही इस माहौल में होते हैं ना, एक ग्लैंड होता है जिसम के अंदर थाइमस, वो थाइमस का ग्लैंड जो होता है वो इम्यूनिटी को प्रोसेस कर रहा होता है पूरा। अब वो ऐसे माहौल में होते हैं जो खाना पीना खेलना कूदना ऐसे एक माहौल में होते हैं जहाँ सारे एंटीजेंस, जिसको हम सुबह से बात कर रहे हैं इसके ऊपर, एंटीजेंस जो कि हर चीज़ को एक्सपोज हो रहे होते हैं, वो थाइमस हर तरह की एंटीबॉडी बना रहा होता है उनके लिए।
ठीक है, हम इतने साफ सुथरे माहौल में अगर थोड़े बहुत में रहते हैं तो वो हमारा इतना नहीं बना होता। एटलीस्ट हमारी जनरेशन के जो लोग हैं, हम उस स्कूल में पाइप से पानी पीते हुए और हर चीज़ करते हुए हम बड़े हो चुके हैं। अब जो हमारी जनरेशन आ रही है वो इतनी ज़्यादा वो उस पर एक्सपोज नहीं हुई है। आजकल आप देख रहे हैं कि पहले ज़माने में कहते थे कि मिट्टी से पानी पी लो या मिट्टी में खेलने दो, अब बाहर वाले वो सब कर रहे हैं। जिस तरह के जो फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग है, अपने बच्चों को जानवर से खिला रहा है और हर चीज़ कर रहा है और उनको कंट्री साइड पे ले जा रहा है और वहाँ पे उसको खेलकूद में लगा रहा है, और हमें जो है वो फेसबुक पे और हमारे बच्चों को मोबाइल पे लगा दिया है, जिससे हम मना कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो बाहर खिला के उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। हम ये मासियाँ भी हैं, इसी तरह के लोग जो हैं वो साथ साथ इनके लोग भी क्या कर रहे हैं कि अच्छे खासे उसमें खेल खेल के उनकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्यून होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं। उसकी एक मिसाल दूँ, मिसाल कोई ख़राब नहीं है, लेकिन एक मिसाल बड़ी आसान सी मिसाल है कि दो तरह के आप देखते हैं जानवरों में, जो आम जानवर होते हैं या आम इस्तिलाह में कहें कि एक घरेलू पालतू जानवर है। कुत्ते की मिसाल दूंगा, पालतू कुत्ते हम घर में रखते हैं और एक गली के कुत्ते होते हैं। गली के कुत्ते लड़ते मरते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, कोई वैक्सीन की जरूरत नहीं होती। पालतू कुत्ते को वैक्सीन भी कराई जाती है, हर तरह रखते हैं, बीमार भी पड़ जाते हैं, वेट के पास भी जाते रहते हैं। ठीक है ना, तो उनके कितनी रेजिस्टेंस कम होती है। जो बाहर घूम रहे होते हैं उनकी रेजिस्टेंस भी होती है, बहुत ज्यादा बीमार भी नहीं पड़ते और उनको मारना करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे भी मम्मी डैडी जो पेट्स निकल आते हैं हमारी तरह, बस तो ये वजह जो है ना, ये रेजिस्टेंस पूरी इम्यूनोलॉजी इसके ऊपर डिपेंड करती है, एक पूरी साइंस है इसके ऊपर, उसकी वजह से ये उनमें रेजिस्टेंस ज्यादा होती है। बाकी आपने कहा कि उनकी जो रेजिस्टेंस पावर ज्यादा होती है वो ये होती है, मैडम ने जिस तरह कहा कि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं वो। आप भी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा बढ़ा दीजिए, आपकी रेजिस्टेंस और दूसरा ना, हम खुद अपने दिमाग में अपने आप को छुई हुई समझा हुआ है। मैं अपने आप कुछ भी बीमार हो तो मैं कहती हूँ मैं खुद ठीक होंगी, अभी ठीक होगी, दिखाऊंगी। अब एटलीस्ट खुद तो लड़े ना। हमारे साथ में जो अफीफा, मैं अफीफा से जानना चाहूंगी, अफीफा जिन्होंने प्रेगनेंसी के वाले से बात की, अब ये भी बड़ी बात है ना, कुछ लोग प्रेगनेंसी को एज ए बीमारी समझते हैं कि वो पूरी प्रेगनेंसी जो है वो बेड पे लेट के, बिस्तर पे उसको लेट के गुजार देते हैं, और कुछ लोग प्रेगनेंसी में वो एक्टिव लाइफ गुजारते हैं, जैसे अपनी मासी की भी एग्जाम्पल दी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, प्रेगनेंसी इट्स नॉट अ डिज़ीज़, ये बात हम सबको पता होनी चाहिए सबसे पहले। बेशक हमारे यहाँ पे ट्रेंड है, हमने डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ही जाना होता है। यूके वगैरह में ऐसा नहीं होता, वो होम बर्थ को भी ऑप्ट कर सकते हैं। अब हमारे सारे विज़िट्स जो हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं, डॉक्टर के पास होते हैं। हमने सबको बताया होता है हम प्रेग्नेंट हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। बट द पॉइंट इज़ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं। हाँ, अगर आपको कोई इस किस्म के इश्यूज़ हैं, जैसे आपको प्लेसेंटा प्रीविया या इस किस्म के मसले मसाइल हैं जिसमें आपको खुद से डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि आप इस तरह के काम, हैवी काम मत करो, तो वो तो एक अलग सिचुएशन है। लेकिन आपकी मूवमेंट प्रेगनेंसी में इतनी अच्छी है आपके लिए कि आपकी डीप वेन्स जो होती हैं उसके अंदर ब्लड का जो बहाव होता है वो इतना अच्छा होता है कि आप बहुत सारी बीमारियों से, जिस तरह DVT से आप बच सकते हो, आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपना माइंडसेट चेंज करो, जस्ट मेक योर सेल्फ रियलाइज़ कि आप ब्लेस्ड हो। आपने अपने आप को नॉर्मल रखना है, आपने अपनी प्रेगनेंसी को ऐसे लेके चलना है कि जैसे दिस इज़ समथिंग विच इज़ गिवन टू यू एज अ ब्लेसिंग। अपने आप को बेड रिडन नहीं करना, तो आप खुद देखोगे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी का चांस इंक्रीज़ कर जाएगा और आप जो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन वगैरह वाले सारे सिचुएशंस होती हैं उससे भी बच जाओगे। हाँ, ये आपने से बात की कि बहुत सी एक्टिव लाइफ जो है ना वो आपको बहुत सारी, अब लोग मुझे ये ना कह दे कि देखिए जी ये तो मध्य तो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन होता है, मैं खुद भी मुझे लगा था, लेकिन आप अपने आप को बिजी कर लें, दिमागी तौर पे, फिजिकल तौर पे खुद को बिजी कर लें। हाँ, तो आप फिजिकल तौर पे बिजी कर लेंगे तो आप उस चीज़ों में भी लग जाएंगे। अच्छा, जाने से पहले मैं आप सब लोगों से एक एक मशवरा ज़रूर लेना चाहूँगी कम्स टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो है एलर्जीज। तो मैं आपसे शुरू करूँगी डॉक्टर। देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं, आप हर चीज़ का ना वन थंब रूल ज़रूर रखा करें। और जो कौन से टेस्ट कराना चाहिए अपनी एलर्जीज को लेके? आप उसको ब्लड टेस्ट करवाएं, IgE और IgE वो उसमें आ जाएगा, फिर बाकी काम हमारा है। हमेशा जिंदगी में वन थंब रूल अप्लाई करें। जब एक नया बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी भी इस दुनिया में आता है ना, तो उससे हम जब वीनिंग शुरू करवा रहे होते हैं तो बोलते हैं माँ को कि एक चीज इसकी शुरू करवाओ, सीरियल से करा रही हो, केले से करा रही हो, बट वन थिंग उसमें क्या है कि पता करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी, बच्चा रो रहा है या रैशेज हैं या उसके पेट में दर्द है, पता चल जाएगा। एक खट्टी 10 चीजें शुरू कराने का फायदा नहीं होता।
वैसे जब माएँ जैसे फीड कराती तो उनको मना करती है, जो गोभी नहीं खानी बेटा, ऐसी कोई भी चीज़ जो गैस हो आप नहीं खानी बच्चों। हाँ, तो वो वन थंब रूल है। तो इसी तरह बड़ों पे भी ये चीज़ लागू होती है कि काइंडली प्रिपेयर अ फूड डायरी। जब हम फूड डायरी बनाते हैं और उसमें फूड एलिमिनेशन डाइट्स, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता है। जी मैंने रात को गोभी खाई थी, उस दिन दूध पिया था, और फलाने दिन तरबूज खाया था, मूंगफली खाई थी और रोटियां खाई थी। तो एंड में क्या होगा कि कैलकुलेशन आ जाती है, बिकॉज पूरी जिंदगी ना आप मेडिसिन पे रह सकते हैं, इम्यून सिस्टम आपका वैसे ही खराब होगा। तो इसका ट्रीटमेंट बेसिकली फूड एलिमिनेशन डाइट। जी, जब भी सीवियर एलर्जी स्टार्ट हुई है, ऑलवेज कंसल्ट अ गुड फिजिशियन। हाँ, ठीक है, अगर वो आपको टेस्ट दे रहे हैं, वो आपने टेस्ट कराने ही कराने हैं, उसमें कोई अननेसेसरी टेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं देखिए जिंदगी भर के लिए आप खुद को बचा सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ फूड बॉदर कर रही गुड है। कंसल्टेशन एंड लैब टेस्ट आर नेसेसिटी, आपने फॉलो करना ही करना है। थैंक यू, आप सबका बहुत शुक्रिया। वक्त बड़ा मुख्तसर था। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। जिंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।